बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो फ़िज़िक्स के ऊपर है, यूनिट 8 एंड 9 क्लास का थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। आज मैंने इसका लेक्चर नंबर 4 करवाना है। आज की वीडियो में जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो है एक्सप्लेन चेंजेस ऑफ स्टेट। ये स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो उसमें जो चेंजेस आती हैं उसको मैंने एक्सप्लेन करना है आज की वीडियो में। तो देखें, हमारे पास सबसे पहले सॉलिड स्टेट होती है हमारे पास मैटर की। इसके अलावा हमारे पास लिक्विड स्टेट होती है और हमारे पास जो है वो गैस स्टेट होती है, और चौथी प्लाज्मा होती है, वो हम अभी जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो मेन इसकी स्टेट होती है मैटर की, वो 3 किस्म की होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो इनको हमने डिस्कस करना है कि एक स्टेट से अगर दूसरी स्टेट में जाना हो तो क्या फिजिकल जो एक्टिविटी है वो हो रही होती है। सॉलिड में हमने आइस लेनी है, लिक्विड में हमने वाटर लेना है और गैस में हमने एयर जो है वो लेनी है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो ये 3 स्टेट्स हैं, इन तीनों में जो है वो चेंजेस आनी है। तो हमने देखना है कि उसके अंदर क्या हो रहा होता है। तो देखिए, हमारे पास आपने ये याद रखना है, जो मैटर होता है ना, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस जो होती हैं, ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती हैं। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि इनके अंदर एनर्जी जो है वो या ऐड होनी चाहिए या एनर्जी जो है वो रिलीज होनी चाहिए, रिमूव्ड होनी चाहिए। तो ये कंडीशन अगर फुलफिल होती है तो मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होता है, अदरवाइज चेंज नहीं होता। आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को मालूम होगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, हर स्टेट के जो अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट होती है, उनकी मोशन होती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब जो सॉलिड्स होते हैं इनके दरमियान में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। लो मूवमेंट होने का क्या मतलब है कि इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, वो भी लो है। इस तरह जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो मीडियम होती हैं, मिडल में होती हैं, सॉलिड और गैसेस के। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मीडियम होगी। अब जो गैसेस होते हैं, आपको पता है कि गैसेस जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के दूर दूर होते हैं, पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होती हैं। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक होने की वजह से इनके दरमियान में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज वीक हैं तो इसके जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। इसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, अभी आपने यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी का क्या मतलब है, बेसिकली एनर्जी, मूवमेंट वाली जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब एनर्जी ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब फॉर एग्जांपल गैसेस देखें, गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है। गैसेस की काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम लोग। लिक्विड की मीडियम है, सॉलिड की जो है वो बहुत कम है। सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम होने का क्या मतलब है कि इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। अच्छा, अभी हमने अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, एडअप करनी पड़ेगी सिस्टम के अंदर, या हमको एनर्जी जो है वो सिस्टम से निकालनी पड़ेगी, रिलीज करवानी पड़ेगी। तो कैसे करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल पहले देखिए, हमारे पास सॉलिड है, आइस है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है हमारे पास सॉलिड स्टेट में। इसको हमने कन्वर्ट करना है लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर। हमारे पास बर्फ़ है, बर्फ़ को हमने कन्वर्ट करना है पानी के अंदर। तो हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, जो सॉलिड है हमारे पास उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास कम, क्योंकि इसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं स्ट्रॉन्ग। अब हमने कम एनर्जी वाले, ये देखिए हमारे पास सॉलिड है, इसकी अंदर जो एनर्जी है वो है कम, यहाँ से हमने लेके जाना है उस स्टेट में जिसकी एनर्जी होती है ज़्यादा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, हमको एनर्जी इसके अंदर देनी पड़ेगी। तो जो थर्मल एनर्जी होगी वो क्या होगी, अब्जॉर्ब्ड होगी, मतलब कि टेक इन होगी सिस्टम के अंदर। इस सॉलिड आइस के अंदर हम लोग एनर्जी देंगे, थर्मल एनर्जी इसको बोलते हैं, जिसको हीट बोलते हैं। बेसिकली काइनेटिक एनर्जी तभी आती है जब हीट सिस्टम में आती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है और वो मूवमेंट करते हैं। तो बर्फ़ को जब हम हीट अप करेंगे तो इसका मतलब हम उसके अंदर थर्मल एनर्जी ऐड अप कर रहे हैं। जब थर्मल एनर्जी उसके अंदर ऐड अप करेंगे तो वो अपनी स्टेट को चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद देखिए हमारे पास, तो इसको क्या जो है वो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखें दूसरे नंबर पे आता है लिक्विड से हमने गैस में जाना है। तो सेम फिनोमेना हमने करना पड़ेगा, लिक्विड से गैस में जाएंगे तो लिक्विड की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, मीडियम है, और जो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी है वो हाई है। इसका मतलब है कि हमको अगर लिक्विड से गैस में जाना पड़ेगा तो एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने हाई एनर्जी की तरफ जाना है, और मजीद एनर्जी जो है वो लिक्विड में डालनी पड़ेगी, तब लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस के अंदर। तो इस केस में भी हमारे पास जो थर्मल एनर्जी है वो क्या होगी, ऐड अप होगी सिस्टम के अंदर।
अच्छा, यहाँ पे देखें, ये जो मैंने दो स्टेट्स चेंज लिखी है ना, इनका कुछ नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, पहले सॉलिड से मैं लिक्विड में गया हूँ, तो जब हम सॉलिड से लिक्विड में आते हैं तो हमारे पास मेल्टिंग हो रहा होता है। तो ये हमारे पास मेल्टिंग प्रोसीजर हो रहा होता है। इसका मतलब है कि जब मेल्टिंग हो रहा होगा तब हमको एनर्जी अब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी सिस्टम के अंदर। इसी तरह देखिए, जब हम लिक्विड से गैस में जाते हैं तो हमारे पास क्या हो रहा होता है, हमारे पास जो है वो बॉयलिंग हो रहा होता है। पानी जो होता है ना, वो बॉयल हो रहा होता है, बॉयल होकर वो बुखारात में कन्वर्ट हो रहा होता है, मतलब कि एयर में चेंज हो रहा होता है, गैसेज में चेंज हो रहा होता है। तो बॉयलिंग के केस में भी हमको थर्मल एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, टेक इन करवानी पड़ेगी। तो मेल्टिंग में भी और बॉयलिंग में भी हमको एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी। अच्छा, अभी हम रिवर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गैस है, गैस से हमने जाना है लिक्विड के अंदर, वाटर के अंदर हमने बनवाना है। तो देखिए हमारे पास तो गैस है, गैस से हमने किस में जाना है, लिक्विड के अंदर जाना है। तब हम क्या करना पड़ेगा, देखिए इस सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस सिस्टम के अंदर एनर्जी जो है वो कम है कंपेयर टू इसके। तो इसका मतलब है कि इस सिस्टम में से हमको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, एनर्जी बाहर लेके आनी पड़ेगी, तब हम जो है वो इस स्टेट के अंदर आ सकेंगे, क्योंकि इसके अंदर हाई है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास 100 जो जॉल है वो एनर्जी फॉर एग्जांपल मौजूद है, और इसकी जो एनर्जी होती है वो 80 होती है। तो इसका मतलब है कि हमको 20 एनर्जी रिलीज़ करवानी पड़ेगी इस सिस्टम में लाने के लिए। तो यहाँ पर एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर एनर्जी जो है वो रिमूव की जाती है या गिवन आउट की जाती है। इसी तरह हम लोग ने लिक्विड से सॉलिड में जाना है, तो ये जो हमारा पास प्रोसीजर है इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब गैस से जब हम लिक्विड में जाएंगे तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। गैस से जब हम लिक्विड में आ रहे होते हैं तो कंडेंसेशन होता है। अब लिक्विड से हमने जाना है सॉलिड के अंदर, अब फिर हमको एनर्जी जो है वो रिमूव करनी पड़ेगी, क्योंकि जो लिक्विड्स होते हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है कंपेयर टू सॉलिड्स के। इसलिए इसकी एनर्जी जो है वो सॉलिड्स के बराबर करने के लिए इसकी एनर्जी रिलीज़ करवानी पड़ेगी, फिर ये सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से भी गिवन आउट होती है। अब लिक्विड जब सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होता है तो इसको बोलते हैं फ्रीजिंग। जब पानी को हम लोग फ्रीज़ करते हैं, बर्फ़ बनानी होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग बोलते हैं। तो फ्रीजिंग में और कंडेंसेशन में हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करनी पड़ती है, सिस्टम से बाहर निकालनी पड़ती है। लेकिन मेल्टिंग और बॉयलिंग में हमको जो एनर्जी जो है वो अब्जॉर्ब करवानी पड़ती है, सिस्टम के अंदर डालनी पड़ती है। तो इस तरीके से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो सकते हैं। आपने बस याद रखना है कंडीशन क्या होती है स्टेट चेंज होने की, एनर्जी या तो अब्जॉर्ब हो रही होती है या एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। मेल्टिंग में और बॉयलिंग में एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होती है, फ्रीजिंग में और कंडेंसेशन में एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही होती है। तो अब देखिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं यहाँ पे रिलेटेड टू चेंजेस ऑफ स्टेट जो है वो उसके मतलब जो एक्टिविटी देख लेते हैं कि कैसे जो है वो प्रोसीजर सारा हो रहा होता है, कैसे हम लोग जो है वो आइस से लिक्विड में जाते हैं, फिर लिक्विड से हम लोग कैसे गैस में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ, अभी जो हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले आप लोगों को ईजी हो जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स नंबर 1 जो है वो क्या करना है, हमने कंस्ट्रक्शन करना है। कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो की जाती है। कंस्ट्रक्शन के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है, आपके जो लैब में यूज़ होता है, आपके जो है वो ईजिली मार्केट से भी मिल जाता है। बीकर लेना है, बीकर को हमने क्या करना है, एक स्टैंड के ऊपर रखना है। फिर हमने क्या करना है, उस बीकर के अंदर एक थर्मोमीटर जो है वो सस्पेंड करना है, एक तो उसके अंदर जो थर्मोमीटर होता है ना वो लटकाना है। वो क्यों लटकाना है, उसका मकसद क्या होता है, हमने टेम्परेचर मेजर करना है उस सिस्टम का। वो जो बीकर के अंदर जो चीज़ होगी, जो भी चीज़ होगी, उसका हमने टेम्परेचर मेजर करना है कि उसका कितना टेम्परेचर है, क्योंकि हमने डिफरेंट स्टेट्स के ऊपर जो टेम्परेचर है वो मेजर करना है। ये तो कंस्ट्रक्शन में 2 चीज़ें होगी, पहले बीकर लेना है, उसको एक स्टैंड के ऊपर रखना है, और उसके अंदर हमने थर्मोमीटर जो है वो सस्पेंड कर देना है। अच्छा, नंबर 2 पे हमारे पास देखें तो वो आता है वर्किंग। क्या वर्किंग कैसी हो रही होती है। अच्छा, अभी जो हमने वो बीकर लिया हुआ है उसके अंदर हमने क्या डालनी है, आइस डालनी है। आइस के जो क्यूब होंगे ना वो डालने हैं और उनको एक बर्नर के ऊपर रख देने हैं। बर्नर मतलब जो आग वाला चूल्हा होता है ना छोटा सा, उसके अंदर जो है वो बीकर जो है वो उसके ऊपर रखना है, और आइस जो है उसके अंदर हम लोगों ने डाली होनी है। फिर क्या होना है कि वो जो आइस होगी उसको हमने नोट करना है टेम्परेचर को, कि वो आइस कब मेल्ट होती है, हमने टेम्परेचर नोट करना है। जब आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी हमने टेम्परेचर नोट करना है। फिर वो आइस जो है वो मेल्ट होकर पानी में कन्वर्ट होगी, फिर वो जो पानी होगा वो बॉयल होके हमारे पास स्टीम में कन्वर्ट होगा, तो फिर हमने टेम्परेचर नोट करना है। तो हमने डिफरेंट जो स्टेजेस होंगी वहाँ पे हमने टेम्परेचर जो है वो नोट करना है। तो ये हमारी बेसिकली जो है वो वर्किंग होगी। अच्छा, तीसरे नंबर पर आता है कि रिजल्ट। हमने रिजल्ट क्या निकालना है, हमने वर्किंग शो करवानी है कि जो आइस है वो कब तक आइस रही, कितने टेम्परेचर तक, और वो कितने टेम्परेचर तक लिक्विड रही, फिर वो कितने टेम्परेचर तक जो है वो बॉयल होना शुरू हुई। तो ये सारा हमने रिजल्ट निकाल के उसको दिखाना है। तो देखें मैं यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा। आप लोग जब बीकर लेंगे, बीकर के नीचे जो है वो देखें, बीकर के अंदर आइस क्यूब डालेंगे और एक जो थर्मामीटर है वो सस्पेंड करेंगे और उसके नीचे जो बर्नर लगाएंगे। तो फिर आप डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर टेम्परेचर नोट करेंगे। अभी जो मैं यहाँ पे ग्राफ में आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा, बताऊंगा, वही सेम टेम्परेचर आप जो है वो घर में भी नोट करेंगे।
तो इसको सबसे पहले यहाँ पे लेबल कर लेते हैं। तो ये मेरे पास जो वाई एक्सेस है इसके ऊपर टेम्परेचर की रीडिंग आएगी डिग्री सेल्सियस में, और मेरे पास जो एक्स एक्सेस है इसके ऊपर मेरा जो है वो टाइम आएगा। ठीक हो गया। तो टेम्परेचर जो है वो -30 से शुरू करूँगा। -30 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, 0 मेरा जो है वो इधर मिडल में आ जाएगा, और फिर मैं 100 देख रहा हूँ। ठीक है, मैं बेसिकली जो है वो 3 टेम्परेचर ले रहा हूँ। तो ये मैंने इस हिसाब से जो है इसकी की हुई है, क्या बोलते हैं आप उसको, मार्किंग की हुई है, -30, 0 और 100 डिग्री। अच्छा, अभी देखें तो ये मेरा टाइम है। अभी आइस जो है वो -30 है, तो वो मेरे पास आइस की फॉर्म में जो है वो मौजूद होगा। बीकर के अंदर आइस मैंने डाली हुई, उसका टेम्परेचर है -30। ये स्टेज है मेरे पास पहले वाली। अच्छा, अभी मैं जो है उसके नीचे बर्नर को जलाता हूँ, आग लगाता हूँ उसके नीचे। तो स्लोली जो है वो टेम्परेचर उसका क्या होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम आएगा उसके बाद टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने 2 चीज़ें नोट करनी है। ठीक है, आप लोगों ने भी नोट करनी है। एक तो टेम्परेचर नोट करना है कि जब 0 हो जाएगा वो, और फिर कितना टाइम लगा वो टाइम, और आपने जो है वो टेम्परेचर कब 0 होता है वो नोट करना है। अब मेरे पास देखें तो ये पॉइंट हो गया ए, -30 के ऊपर मैंने जो बर्फ़ डाली थी उसके अंदर उस वक्त टेम्परेचर था -30 थर्मोमीटर के ऊपर। तो ये मेरा पॉइंट हो गया ए। अब ये है मेरे पास T1, मतलब कुछ टाइम गुजरा, मे बी 5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितने भी कुछ टाइम गुजरा T1, वहाँ पे मेरे पास जो टेम्परेचर है थर्मोमीटर का वो 0 रीडिंग शो कर रहा था। तो ये मैं यहाँ से इसको यहाँ तक जो है वो मिला देता हूँ। -30 डिग्री से मेरे पास टाइम T के ऊपर जब वो 0 हुआ तो उस वक्त तक मेरा जो टाइम है वो कितना हो गया, T1 मेरे पास टाइम के बाद जो टेम्परेचर है उसका क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। अच्छा, अभी देखना हमने, अभी आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये -30 से जब टेम्परेचर 0 तक जाएगा तो जो आइस होगी वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन 0 के ऊपर जाके आइस जो होगी, जो बर्फ़ होगी वो 100% मेल्ट नहीं होगी। कुछ पानी होगा, कुछ उसके अंदर स्टिल जो है वो आइस मौजूद होगी। वो आइस तब तक उसके अंदर मौजूद रहेगी जब तक वो कम्प्लीटली पानी जो है वो नहीं बन जाता, और ये 0 डिग्री के ऊपर हो रहा होना है। तो कुछ टाइम लगना है मेरे पास। फॉर एग्जांपल ये मेरा पॉइंट बी हो गया T1 वाला, कुछ टाइम लगना है, और ये मेरे पास टाइम 2 है, मतलब T1 से T2 मेरे पास कुछ टाइम लगा, और वो जो बर्फ़ है वो कम्प्लीटली मेरे पास जो है वो मेल्ट होगी, मतलब लिक्विड में कन्वर्ट होगी। स्टेज 2 ये वाली जो मेरे पास आ गई लिक्विड से, यहाँ पे मेरे पास आइस थी, और यहाँ पे आके मेरे पास कम्प्लीटली वो लिक्विड के अंदर चेंज होगी। इसको पॉइंट सी का नाम दे दें। अच्छा, अभी जब यहाँ पे 0 के ऊपर जाके जब आइस है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी वाटर के अंदर, जब वो कम्प्लीटली, मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कम्प्लीटली, क्योंकि यहाँ पे आपके पास T1 के ऊपर जब 0 डिग्री शो कर रहा होगा तो यहाँ पे आइस भी होगी और साथ में पानी भी होगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वो आइस मज़ीद, आप लोग नोट करते हैं कि बर्फ़ जब वो पिघलना शुरू हो जाती है, 0 जब हो जाता है ना तो बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है, लेकिन आइस और पानी दोनों मिक्सर मौजूद होता है। कुछ टाइम के बाद वो आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी होती है। जब वो आइस कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी होती है तो ये टाइम होता है वो। ठीक हो गया। अब जब वो कम्प्लीटली मेल्ट हो चुकी है तो यहाँ से फिर टेम्परेचर उसका जो है वो दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जब तक आइस और वाटर दोनों मिक्स रहेंगे उसका टेम्परेचर 0 से ऊपर नहीं जाएगा। तो जैसे ही टाइम 2 आया, मेरे पास जो आइस है वो कम्प्लीटली पानी में चेंज हो गई। अब मेरा टेम्परेचर जो है वो दोबारा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और 100 तक चला जाएगा। जब मेरा टेम्परेचर 100 पे चला जाएगा तो ये मेरे पास पॉइंट डी हो गया, और ये टाइम 3 है, मतलब कुछ और टाइम के बाद वो जो पानी था, ये वाली स्टेज जो थी, ये कन्वर्ट होके इस स्टेज तक पहुंच गई, डी तक, टाइम 3 हो गया। अब ये टेम्परेचर 100 मेरे पास जो है वो थर्मोमीटर में अब रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा, और ये मेरे पास जो है वो टाइम टी होगा। अब जब यहाँ पे 100 डिग्री हो जाएगा, जैसे 100 डिग्री पानी का टेम्परेचर हो जाएगा तो मेरे पास देखें ये जो स्टेज होती है इसको क्या बोलते हैं, आइस स्टेज बोलते हैं। -30 से T1 तक जो है वो आइस मेरे पास है, 0 तक ना, ये 0 टेम्परेचर है ना, यहाँ तक आइस है। ये T1 से T2 मैंने आपको बोला कि ये आइस और पानी मिक्स इसके अंदर होता है। 0 डिग्री होता है, आइस भी होती है और वाटर भी होता है। जब तक आइस कंप्लीटली मेल्ट नहीं होती, पानी का टेम्परेचर जो है वो, उसका टेम्परेचर जो है वो 0 से ऊपर नहीं जाएगा। अब जब T2 आ जाता है तो यहाँ पे जो है वो सिर्फ वाटर रह जाता है, और मेरे पास जो है वो वाटर जो है वो डी तक मेरे पास वाटर रहेगा, 100 तक मेरे पास वाटर रहेगा, 0 से लेकर 100 तक मेरे पास वाटर रहेगा। अब ये भी आगे कंटिन्यू होगा, जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा वहाँ पे जो पानी होगा वो जो है वो उसमें स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे पास वाटर और स्टीम जो है वो मौजूद होंगे, और ये मेरे पास पॉइंट ई है, तो ये मेरे पास वाटर एंड स्टीम जो है वो मौजूद होगा। तो जैसे 100 होगा मेरा पानी क्या हो जाएगा, बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्लियर। लेकिन वो पानी भी मौजूद होगा और बुखारात बनना भी शुरू हो जाएंगे, तो वो 100 डिग्री के ऊपर जाके मेरे पास होगा। अब इन सब चीज़ों को आपने जो है वो रिजल्ट निकाल के जो है वो बताना है। तो मेरे पास देखें सबसे पहले AB मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट AB, पॉइंट ए बी में देखें मेरे पास आइस है,
लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो -30 से 0 में चेंज हुआ क्योंकि मैंने उसको नीचे से हीट प्रोवाइड की है, लेकिन वो स्टिल आइस ही मेरे पास जो है वो कंसिडर हो रही है। अब पॉइंट बी से सी तक देखें मेरे पास, तो इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा, 0 ही है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो आइस है वो कम्प्लीटली चेंज हो रही है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो 0 डिग्री है और यहाँ पे मेरे पास आइस और वाटर का मिक्सचर जो है वो मौजूद है, और ये उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक आइस जो है वो कम्प्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती। फिर मेरे पास सी और डी पॉइंट है, सी टू डी मेरे पास पॉइंट है, यहाँ पे मेरे पास वाटर है और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक चेंज हो रहा है, टेम्परेचर मेरा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि एनर्जी ऐड अप हो रही होती है पूरे सिस्टम के अंदर। ऑफ कोर्स हमने नीचे से हीट प्रोवाइड की हुई है, तो एनर्जी यहाँ से सॉलिड से गैसेस में जाते हुए तो ऐड अप हो रही है, ऊपर वाले मेल्टिंग और बॉइलिंग हो रही है ना, तो ये एनर्जी जो है वो ऐड अप हो रही है। तो वो एनर्जी जितनी भी ऐड अप हो रही होती है, वो जब पॉइंट डी आता है हमारे पास, जब 100 डिग्री रीच हो जाता है वाटर का टेम्परेचर, तो उस वक्त वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब कि बुखारात में जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास तो पॉइंट डी ई आता है। डी ई पॉइंट जो होता है ना, ये टेम्परेचर होता है जब 100 डिग्री पानी का टेम्परेचर पहुंच जाता है 100 डिग्री, तो वहाँ पे जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, वो गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये पॉइंट होता है जब हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अचीव हो जाता है। जो पानी होता है ना उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, और वहाँ का 100 डिग्री का मतलब है कि वहाँ पे जाके पानी ने बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है, कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो जाता, स्टार्ट हो गया है, ठीक है, पानी भी मौजूद होता है और स्टीम भी जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से आपने इस 4 पॉइंट्स में इस रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना है। डायग्राम ये वाली नीचे वाली बनानी है, ये ज़रूरत नहीं है जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, और ये अपने कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी इस एक्टिविटी लिख के उसको दिखानी है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।